नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बिल्ली चूहे के खेल की कहानी में उतर रहे हैं। हम्म। एक तरफ है दुनिया के सबसे शातिर अपराधी ड्रग कार्टेल, आतंकवादी संगठन, और दूसरी तरफ है एक वैश्विक जासूसी एजेंसी जो पैसे की परछाई का पीछा करती है। और ये एक ऐसी जंग है जिसमें हथियार, आप कह सकते हैं बंदूकें या बॉम्ब नहीं है, बल्कि बैंक अकाउंट, शिपिंग इनवॉइस और जटिल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हैं। बिल्कुल पैसे के बिना बड़े से बड़ा आपराधिक नेटवर्क भी घुटने टेक देता है। सही कहा। और इसी पैसे के बहाव को रोकने वाले वैश्विक प्रहरी का नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF। जी। हमारे पास सिक्योरिटीज मार्केट्स पर एक सर्टिफिकेशन कोर्स की वर्कबुक का एक अध्याय है जो इस संगठन की कार्यप्रणाली पर रोशनी डालता है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये अदृश्य प्रहरी काम कैसे करता है और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में G7 देशों की पहल पर। अच्छा। उस वक्त मुख्य चिंता थी ड्रग्स के कारोबार से आने वाले पैसे को लेकर, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन फिर 9/11 के हमले हुए और दुनिया को एहसास हुआ कि आतंकवाद को भी ऑक्सीजन पैसे से ही मिलती है। हाँ, ये तो है। इसके बाद 2001 में FATF के काम का दायरा बढ़ा और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना भी इसमें शामिल कर लिया गया। आज इसके नेटवर्क में 200 से ज्यादा देश हैं। मैंने न्यूज में इसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में बहुत सुना है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे ये देशों के लिए एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कुछ देशों को कोने में खड़ा कर दिया जाता है। क्या ये वाकई ऐसा ही है? ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन इसके परिणाम किसी स्कूल की सजा से कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं। अच्छा। जब कोई देश ग्रे लिस्ट में होता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट कहते हैं। एक मिनट, तो ग्रे लिस्ट में होना एक तरह की सजा नहीं बल्कि एक वार्निंग है, जैसे स्कूल में किसी बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोक लिया जाता है ताकि वो सुधर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बात है। ये एक सुधरने का मौका है। FATF कहता है आपके सिस्टम में कुछ गंभीर कमियां हैं और हमने मिलकर उन्हें ठीक करने का एक एक्शन प्लान बनाया है। अब दुनिया की नजरें आप पर हैं। और ब्लैक लिस्ट? लेकिन अगर कोई देश इन कमियों को दूर नहीं करता या उसकी मंशा पर ही शक हो, तो उसे ब्लैक लिस्ट या हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में डाल दिया जाता है। तो ये स्कूल से निकालने जैसा है? हाँ, आप कह सकते हैं। ये बहुत गंभीर है। FATF दुनिया के सभी देशों से कहता है कि इस देश के साथ कोई भी वित्तीय लेन देन करते समय बेहद सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी करें। जवाबी कार्रवाई मतलब आर्थिक प्रतिबंध? हाँ, एक तरह से भाई, उस देश के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओह। बड़ी कंपनियां वहां निवेश करने से खतराती हैं। असल में वो देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग अकेला पड़ जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर है। तो ये मानक तय कैसे होते हैं? क्या FATF के पास कोई रूल बुक है जिसे हर देश को फॉलो करना पड़ता है? हाँ, और उस रूल बुक को कहते हैं FATF 40 रिकमेंडेशंस। 40 सिफारिशें? जी, 40 सिफारिशें। आप इसे एक तरह की गाइड बुक समझ सकते हैं। इसमें वो सारे नियम और तरीके बताए गए हैं जिनसे कोई भी देश अपने यहाँ काले धन के लेन देन को रोक सकता है। और ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। 40? ये तो काफी लंबी लिस्ट लगती है। क्या आप कुछ मुख्य बातों पर रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। इन 40 सिफारिशों को मोटे तौर पर 7 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे पहला हिस्सा कहता है कि हर देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए। ठीक है। और सभी सरकारी एजेंसियों जैसे पुलिस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और रेगुलेटर्स के बीच तालमेल होना चाहिए। तो नीतियां और कानून, ये तो बुनियादी बातें हुई, लेकिन पैसे के लेन देन को रोकने के लिए क्या है? यहीं पर चौथा हिस्सा आता है, निवारक उपाय यानी प्रिवेंटिव मेजर्स। और ये शायद हम सब पर सबसे ज्यादा असर डालता है। अच्छा, कैसे? क्या आपके बैंक ने कभी आपसे आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड अपडेट करने के लिए कहा है? हाँ, हर कुछ समय में वो KYC यानी नो योर कस्टमर के लिए कहते रहते हैं। बस वही FATF की सिफारिशों का सीधा नतीजा है। सिफारिशें कहती हैं कि बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे अपने ग्राहक को जानें। वे ये सुनिश्चित करें कि उनका प्लेटफॉर्म किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल ना हो। इसी को कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। अच्छा, तो मेरा KYC फॉर्म भरना उस वैश्विक लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। अब एक और बिंदु जो मुझे दिलचस्प लगा वो है लाभकारी स्वामित्व या बेनिफिशियल ओनरशिप। ये एक भारी भरकम शब्द लगता है, इसका आसान मतलब क्या है? इसका मतलब है पर्दे के पीछे के असली मालिक का पता लगाना। अच्छा। अपराधी अक्सर कंपनियों का एक जाल बना देते हैं,
एक कंपनी दूसरी की मालिक, दूसरी तीसरी की, और ये जाल कई देशों में फैला होता है। हाँ, ये सुना है मैंने। कागज पर तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर कोई और ही होते हैं, लेकिन असल में उस पूरी चेन को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति छिपा रहता है। FATF कहता है कि हर देश के पास ये पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी का असली लाभकारी स्वामी कौन है। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है, उस असली मास्टरमाइंड को ढूंढना। एक तरह से। आपने आतंकवाद का जिक्र किया था। हाँ। क्या उसके लिए कुछ अलग से ज्यादा कड़े नियम हैं? बिल्कुल सही सवाल। इसीलिए उन 40 सिफारिशों के अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए INX यानी 9 विशेष सिफारिशें भी बनाई गईं। 9 और? जी, और ये बहुत केंद्रित और सख्त हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को तुरंत लागू करना, आतंकवादी वित्त पोषण को एक अलग और गंभीर अपराध बनाना, और सबसे जरूरी, क्या? संदिग्ध आतंकवादियों और उनके संगठनों की संपत्ति को बिना किसी देरी के फ्रीज करना शामिल है। इसमें अदालती कार्रवाई का इंतजार नहीं किया जाता। अगर शक है तो तुरंत एक्शन। और ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि पैसा चुपके से एक देश से दूसरे देश न पहुंच जाए? इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, स्पेशल रिकमेंडेशन 7A, जिसे वायर ट्रांसफर रूल भी कहते हैं। वायर ट्रांसफर रूल? जी, ये नियम कहता है कि जब भी $1000 या यूरो से ज्यादा का कोई पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर किया जाता है, तो बैंक को भेजने वाले का नाम, पता और अकाउंट नंबर, और साथ ही पाने वाली की जानकारी भी उस ट्रांसफर के साथ भेजनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बड़े लेन देन के साथ एक डिजिटल पहचान पत्र जुड़ा होता है? बिल्कुल। पैसे को गुमनाम रखना नामुमकिन हो जाता है। ठीक यही मकसद है, ताकि पैसे के स्रोत से लेकर उसकी मंजिल तक एक निशान बना रहे। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। बैंकों पर सख्ती है, KYC नियम है, वायर ट्रांसफर ट्रैक हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वित्तीय प्रणाली के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हाँ। तो फिर अपराधी करते क्या हैं? बड़े खिलाड़ी हमेशा नए रास्ते खोजते हैं, और जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो एक ऐसी खिड़की ढूंढते हैं जो बहुत बड़ी और भीड़-भाड़ वाली हो। और वो खिड़की है? वो खिड़की है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली। इस तरीके को कहते हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग या TBML। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ये सुनने में ही बहुत जटिल लगता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मैं एक अपराधी हूँ और मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैश है। मुझे ये पैसा साफ करके विदेश में अपने दूसरे अकाउंट में पहुंचाना है। मैं ये कैसे करूंगी? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप भारत में हैं और आपको ये पैसा दुबई भेजना है। आप दुबई में अपने एक साथी के साथ मिलकर एक शेल कंपनी, मतलब एक कागजी कंपनी बनाते हैं। ठीक है। अब आप भारत में अपनी कंपनी के जरिए दुबई की उस कंपनी से 10,000 टी-शर्ट खरीदने का ऑर्डर देती हैं। 10,000 टी-शर्ट्स? हाँ, लेकिन यहाँ एक खेल होता है। एक सामान्य टी-शर्ट की कीमत शायद 200 रुपए हो, लेकिन आपका दुबई वाला साथी आपको 1200 रुपए प्रति टी-शर्ट का बिल यानी इनवॉइस भेजता है। 6 गुना ज्यादा? जी, तो 10,000 टी-शर्ट का बिल बनता है 1,20,00,000 रुपए। आप कानूनी तौर पर बैंक के जरिए उस बिल का भुगतान कर देती हैं। लेकिन टी-शर्ट तो सिर्फ 20 लाख की थी। बिल्कुल, बाकी का 1 करोड़ रुपया आपका काला धन था, जो अब एक वैध व्यापारिक सौदे की आड़ में कानूनी तौर पर दुबई पहुंच गया। इसी को कहते हैं ओवर इनवॉइसिंग। वाह, ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। क्या इसके और भी तरीके हैं? हाँ, कई है। एक और तरीका है मल्टीपल इनवॉइसिंग। इसमें उसी 10,000 टी-शर्ट के शिपमेंट के लिए आपका दुबई वाला साथी आपको 3 अलग-अलग बिल भेजता है और आप तीनों का भुगतान कर देती है। अच्छा। एक और तरीका है माल का ओवर या अंडर शिपमेंट, यानी बिल तो 10,000 टी-शर्ट का भेजा, लेकिन कंटेनर में सिर्फ 1,000 टी-शर्ट भेजी। और सबसे मजेदार तो हमारी स्रोत सामग्री में बताया गया फैंटम शिपमेंट है। हाँ, यानी कोई सामान भेजा ही नहीं गया। हाँ, ये सबसे दुस्साहसी तरीका है। इसमें सिर्फ कागजात तैयार होते हैं, बिल, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, और पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा नहीं, बल्कि भूसे के ढेर में भूसे जैसी दिखने वाली सुई खोजने जैसा है। हर दिन लाखों कंटेनर बंदरगाहों से गुजरते हैं। बिल्कुल। कोई अधिकारी कैसे पता लगाएगा कि किस कंटेनर में क्या है? यही TBML की सबसे बड़ी चुनौती है। व्यापार का जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है कि हर लेन देन की जांच करना नामुमकिन है। तो फिर इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, FATF की स्टडी कुछ व्यवहारिक कदमों पर जोर देती है, और ये कोई जादुई समाधान नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले तरीके हैं। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बेहतर जागरूकता का निर्माण। कस्टम अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और जांच एजेंसियों को ट्रेनिंग देना
कि खतरे के संकेत क्या हैं। खतरे के संकेत मतलब रेड फ्लैग्स। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक ऐसी कंपनी जो हमेशा कपड़ा एक्सपोर्ट करती थी, अचानक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा शिपमेंट इंपोर्ट कर रही है। ये एक रेड फ्लैग है। या कोई इनवॉइस है जिसमें सामान का विवरण बहुत अस्पष्ट है, जैसे सिर्फ लिखा है मशीनरी पार्ट्स, या फिर किसी सामान की कीमत बाजार भाव से बहुत ज्यादा या बहुत कम है। ये सब खतरे की घंटियां हैं। यानी सिस्टम में बैठे लोगों को होशियार बनाना। इसके अलावा और क्या? दूसरा कदम है मौजूदा उपायों को मजबूत करना। इसका मतलब है कि एक देश के भीतर ही सभी एजेंसियों के बीच जानकारी का लेन देन तेज और आसान हो। हाँ। अगर कस्टम को किसी शिपमेंट पर शक होता है तो वो जानकारी तुरंत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि वो उससे जुड़े बैंक खातों की जांच कर सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये तो साफ है कि ये एक वैश्विक खेल है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसीलिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार। तो देशों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन। जी, देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता ज्ञापनों यानी MOUs का और पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों का व्यापक उपयोग करना होगा। इस वैश्विक अपराध से लड़ने के लिए वैश्विक सहयोगी एकमात्र रास्ता है। तो आज हमने समझा कि FATF कैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ इस वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। इसकी 40+9 सिफारिशें एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियम पुस्तिकाएं हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे अपराधी पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को छोड़कर वैश्विक व्यापार के विशाल समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि फैट का काम सिर्फ सरकारों और बैंकों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर हम सब की सुरक्षा पर पड़ता है। जब आतंकवादियों तक पैसा नहीं पहुंचता तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित होती है। सही बात है। ये एक लगातार चलने वाला बिल्ली चूहे का खेल है, जिसमें नियम बनाने वालों को हमेशा अपराधियों से एक कदम आगे रहना होता है। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें व्यापार को और भी जटिल बना रही हैं। सोचिए, अपराधी इन नई तकनीकों का इस्तेमाल ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे कर सकते हैं? क्या AI का इस्तेमाल करके ऐसे परफेक्ट नकली इनवॉइस बनाए जा सकते हैं जिन्हें पकड़ना नामुमकिन हो? और ये FATF जैसे संगठनों के लिए भविष्य में क्या नई चुनौतियां पेश करेगा?